दिल्ली शहर में दो व्यापारी रहते थे। दोनों का घी का व्यापार था। उनकी दुकानें भी पास पास ही थीं। एक बार एक व्यापारी को अचानक धन की जरूरत पड़ी तो उसने दूसरे व्यापारी से 1000 सोने के सिक्के उधार ले लिए। लेकिन चुकाने की जब बारी आई तो वह मुकर गया। तब दूसरे व्यापारी ने बादशाह अकबर के दरबार में फरियाद लगाई। बादशाह ने मामला बीरबल के सुपुर्द कर दिया। बीरबल ने दोनों को बयान देने को कहा। वादी व्यापारी बोला, इसने मुझसे 1000 सोने के सिक्के उधार लिए थे, लेकिन अब चुकाने से इनकार कर रहा है। प्रतिवादी व्यापारी बोला, नहीं, यह सब झूठ है। यह मुझसे जलता है, इसीलिए झूठे मुकदमे में फंसाना चाहता है। तब बीरबल ने कहा कि दोनों 10 दिन बाद दरबार में फिर से हाजिर हों। अब बीरबल ने सेवक को आदेश दिया कि 10 ऐसे कनस्तर लेकर आए जिन सभी में 20-20 सेर घी भरा हो। फिर उसने उन कनस्तरों में से 2 में सोने का एक सिक्का डाल दिया। इसके बाद उसने शहर भर के घी विक्रेताओं को बुलवा भेजा। वे दोनों व्यापारी भी आए। बीरबल ने दोनों को एक कनस्तर देते हुए कहा कि इसमें 20 सेर घी भरा है। इसे घर ले जाओ और परीक्षण करके बताओ कि घी कैसा है और इसकी क्या कीमत होनी चाहिए। बीरबल ने जानबूझकर वही 2 कनस्तर उन दोनों व्यापारियों को दिए जिसमें उसने सोने का सिक्का डाला था। व्यापारी घी का कनस्तर लेकर अपने अपने घर लौट गए। फिर कई किस्म के परीक्षण करने के बाद घी की कीमत तय करी। दोनों को कनस्तर में पड़ा सोने का सिक्का मिला। वादी व्यापारी चूंकि ईमानदार था, सो उसने वह सिक्का लौटने का फैसला किया। लेकिन बेईमान प्रतिवादी व्यापारी ने वह सिक्का अपने पुत्र को दे दिया। नियत दिन सभी व्यापारी दरबार में पहुंचे अपने अपने कनस्तरों के साथ। बीरबल ने बेईमान व्यापारी के कनस्तर को ध्यान से देखा तो उसे लगा कि घी की मात्रा कुछ घट गई है। व्यापारी से पूछा तो वह बोला, बार बार गर्म करने की वजह से ऐसा हुआ होगा। यदि ऐसा है तो मुझे दूसरे अन्य कनस्तर भी देखने होंगे। कहता हुआ बीरबल भीतर चला गया और सेवक से कहा, इस व्यापारी के घर जाओ और उसके पुत्र से कहो कि सोने का वह सिक्का लेकर यहाँ आए जो इसके पिता ने घी के कनस्तर से निकाल कर दिया था। जल्दी ही व्यापारी का लड़का उस सोने के सिक्के के साथ दरबार में मौजूद था। बीरबल ने पूछा, इसके साथ 5 सिक्के और थे घी के कनस्तर में, वे कहाँ गए? नहीं, हमें तो कनस्तर में बस यही एक सिक्का मिला था, लड़के ने जवाब दिया। यह सुनकर बीरबल ने उस बेईमान व्यापारी से कहा, जब तुम सोने के एक सिक्के के लिए मुझसे दगा कर सकते हो तो 1000 सिक्कों के लिए तो तुम्हारी नीयत निश्चित ही डोल गई होगी। तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? बेईमान व्यापारी के पास अपराध स्वीकार कर लेने के अलावा कोई चारा न था। वह बीरबल के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। उसने व्यापारी से लिए 1000 सोने के सिक्के तथा कनस्तर से निकाला एक सिक्का वापस कर दिया। दरबार में मौजूद सभी लोग बीरबल के न्याय करने के इस अनोखे ढंग को देख वाह वाह कर उठे। एक दिन अपने घर के बाहर बैठा बीरबल पान चबा रहा था। तभी उसने देखा कि बादशाह का एक नौकर तेजी से कहीं दौड़ा जा रहा है। बीरबल ने पुकार लगाई, अरे भाई, कहाँ जा रहे हो तुम? इतनी जल्दी में क्यों हो? नौकर ने उत्तर दिया, बादशाह ने मुझे 2 ढेरी चूना लाने को कहा है। यह सुनकर बीरबल को कुछ संदेह हुआ। उसने पूछा, बादशाह सलामत उस समय क्या कर रहे थे जब उन्होंने तुमसे कहा कि चूना लेकर आओ? दिन में बादशाह जब खाना खा चुके थे तो मैंने उन्हें पान पेश किया। उन्होंने पान मुंह में रखा ही था कि मुझे हुक्म दिया कि चूना लेकर आऊं। बीरबल कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, तुम बिल्कुल मूर्ख हो। तुमने पान में चूना ज्यादा लगा दिया होगा, जिससे बादशाह के मुंह का जायका बिगड़ गया होगा। अब तुम्हें सजा देने का यह तरीका चुना है उन्होंने। अभी जो चूना लेने तुम जा रहे हो, कुछ देर बाद वही चूना तुमसे खाने को कहा जाएगा। जब इतना अधिक चूना तुम्हारे पेट में पहुंचेगा तो तुम जिंदा कहाँ बचोगे? सुनकर वह नौकर भय से थर-थर कांपने लगा। बोला, या खुदा, अब मैं क्या करूं? बीरबल बोला, देखो, होश मत खो। जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो। सुनो, मक्खन के साथ चूने का असर लगभग खत्म हो जाता है।
बराबर मात्रा में चूने के साथ मक्खन मिला लेना, यानी जितना चूना उतना मक्खन। इसे जब तुम खाओगे तो तुम पर चूने का जरा भी असर न होगा। ऐसा ही मक्खन मिला चूना लेकर तुम्हें बादशाह के पास जाना है। समझ गए न? फिर उस नौकर ने वैसा ही किया जैसा बीरबल ने कहा था। बीरबल का यह सोचना भी बिल्कुल ठीक निकला कि बादशाह उस चूना खाने का हुक्म देंगे। बादशाह ने उस नौकर से कहा कि यह सारा चूना उसे खाना है, और थोड़ी ही देर बाद सारा चूना उस नौकर के पेट में था। चूना खाकर वह अपने घर चला गया। अगले दिन जब वह नौकर नियत समय अपने काम पर पहुंचा तो अकबर को लगा कि दुनिया के 7 अजूबों में से एक उनके सामने खड़ा है। उस नौकर को देख वह हैरान तो थे ही, साथ ही उन्हें गुस्सा भी आ रहा था कि इतना चूना खाने के बाद भी यह जिंदा कैसे बच गया। तब पसोपेश में पड़े बादशाह ने एक चूना व्यापारी को बुलवा भेजा और उससे बोले, कल मैं एक आदमी को तुम्हारे सुपुर्द करूंगा, तुम उसे चूने की भट्ठी में झोंक देना। चूना व्यापारी ने हामी भरी और वहां से चला गया। तब बादशाह उस नौकर से बोले, देखो, तुम कल इस चूना व्यापारी के पास जाना और मेरे लिए 5 ढेरी चूना लेकर आना। अगले दिन बादशाह के लिए चूना लाने व्यापारी के पास जाने से पहले वह नौकर बीरबल के पास गया और सारी घटना से उसको अवगत कराया। बीरबल ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर बोला, तुम अभी चूना लेने न जाओ। दरअसल जब बादशाह व चूना व्यापारी के बीच बातचीत हो रही थी तो बीरबल भी वहां मौजूद था। वह भली भांति समझ गया था कि बादशाह की क्या मंशा है। बीरबल ने यह भी देख लिया था कि एक अन्य नौकर ने भी यह सारी बातचीत सुन ली है। वह नौकर पहले नौकर के प्रति शत्रुता का भाव रखता था। बीरबल जानता था कि यह कुटिल नौकर निश्चित समय पर सारा तमाशा देखने जरूर पहुंचेगा। यही कारण था कि बीरबल ने पहले नौकर को तुरंत वहां जाने से रोक दिया था। जैसी आशा थी वैसा ही हुआ। दूसरा कुटिल नौकर ठीक उस समय चूना व्यापारी के पास पहुंच गया जब पहले नौकर को वहां आना था। उस नौकर को देख चूना व्यापारी ने समझा कि यही वह नौकर है जिसे चूने की भट्ठी में फेंक देने का उसे हुक्म दिया है बादशाह ने। चूना व्यापारी ने उस कुटिल नौकर को गुद्दी से पकड़ा और घसीट कर ले जाते हुए चूने की भट्ठी में फेंक दिया। थोड़ी ही देर बाद पहला नौकर वहां पहुंचकर बोला कि 5 ढेरी चूना चाहिए। बादशाह का आदेश मान चूना व्यापारी ने उस नौकर को चूना दे दिया। चूना लेकर वह नौकर दरबार में वापस आया। उसे सही सलामत लौटा देख बादशाह की हैरानी सभी सीमाएं तोड़ गई। वे बोले, क्या तुम रास्ते में किसी से मिले थे? नहीं हुजूर, वह नौकर बोला, लेकिन जब मैं जा रहा था तो बीरबल ने मुझे बुलाया था और मैं उसके घर गया भी था। बादशाह समझ गए कि यह माजरा क्या है। उन्होंने नौकर से चूना एक ओर रख देने को कहा और लगे मुस्कराने। कहानी 2। एक बार आश्विन के महीने में बीरबल को अचानक बीमारी ने आ घेरा। इस कारण वह महीनों तक शाही दरबार में उपस्थित न हो सके। बादशाह ने सोचा कि जाकर बीरबल को देखना चाहिए। उन्होंने अपने साथ 2 कर्मचारियों को लिया और उनके घर जा पहुंचे। बीरबल अपने यहाँ बादशाह अकबर को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उनका कुम्हलाया हुआ चेहरा कुछ खिलसा गया। बादशाह उनसे बहुत देर बातें करते रहे। यकायक बीरबल को शौच की जरूरत महसूस हुई। उन्होंने बादशाह से इजाजत ली और चले गए। तभी बादशाह के मन में बीरबल की बुद्धि की परीक्षा की बात आई। उन्होंने सोचा कि बीरबल महीनों से बीमार है। शायद उनकी बुद्धि चातुर्य में कमी आ गई हो। जानना चाहिए कि अब वे कितने चतुर रह गए हैं। उन्होंने नौकरों द्वारा उनके पलंग के चारों पायों तले 4 कागज के टुकड़े रखवा दिए और पहले की भांति शांत बैठ गए। बीरबल लौटकर आए और पलंग पर लेट गए। बादशाह उनकी परीक्षा के अभिप्राय से इधर-उधर की बातें छेड़कर उनको भुलावा देने लगे। बीरबल बादशाह की बातें सुनने के साथ ऊपर नीचे और दाएं-बाएं देखते जा रहे थे, मानो कुछ देखने या समझने का प्रयत्न कर रहे हों। तुम कुछ बेचैन नजर आ रहे हो बीरबल। आलीज़ा, जान पड़ता है कि यहाँ कुछ रद्दोबदल हुआ है। तुम्हें कुछ भ्रम हुआ है बीरबल। जी नहीं आलीज़ा, मुझे महसूस हो रहा है कि या तो इस मकान की कागज भर जमीन धंस गई है या मेरा पलंग ही कागज भर ऊंचा हो गया है। बादशाह मुस्कराए। हाँ,
अक्सर देखा जाता है कि बीमारी की दशा में निर्बलता के कारण लोगों के दिमाग में तुम्हारी तरफ फितूर आ जाता है। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता आलीझा, बीरबल बेहिचक बोले। मैं बीमार अवश्य हूँ, लेकिन मेरी बुद्धि तो बीमार नहीं है। बीरबल में पहले जैसी ही तेज बुद्धि और चतुराई देखकर अकबर बादशाह बहुत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात उन्होंने बीरबल के आगे सारा भेद खोल दिया। कहानी 3। दिल्ली में देवीदास नामक एक गृहस्थ रहता था। उसके विषय में दिल्ली में ऐसी किंवदंती फैल रही थी कि जो कोई भी प्रातःकाल देवीदास का चेहरा देखता है, उसको दिन भर खाना नसीब नहीं होता। यह किंवदंती फैलते फैलते अकबर बादशाह के कानों तक भी पहुंची तो उन्होंने विचार किया कि सत्य अथवा असत्य का निर्णय करना चाहिए। यह विचार मन में पक्का कर अकबर बादशाह ने देवीदास को बुलाया और रात में उसको अपने शयनागार के पास एकांत कक्ष में सुला दिया। दूसरे दिन प्रातः काल उठकर सबसे पहले उसका चेहरा देखा और विचार किया कि देखें आज क्या होता है। फिर अकबर बादशाह दरबार में चले गए और सब आवश्यक कार्यों को करके भोजन करने के लिए पधारे तो बावर्ची ने अलग अलग प्रकार के खानों से थाल भरकर उनके सामने रखे। परंतु एकाएक उस थाल में एक मरी हुई मकड़ी दिखाई दी, जिससे बादशाह को ग्लानि हो गई और वे भोजन किए बिना ही उठ खड़े हुए। फिर तत्काल दूसरा खाना बनाया गया, परंतु उसमें बहुत देर हो गई। सो उस दिन अकबर बादशाह को संध्या समय 4 बजे भोजन मिला। इस संयोग से अकबर बादशाह को निश्चय हो गया कि यह मनुष्य निस्संदेह मनहूस है, इसलिए इसको मरवा डालना चाहिए। यह विचार कर उन्होंने जल्लादों को बुलाकर हुक्म दिया, इस दुष्ट को तुरंत फांसी दे दो। यह हुक्म पाकर जल्लाद उसको फांसी के स्थान पर ले गए, परंतु रास्ते में बीरबल मिल गए। उसको देखकर बीरबल को दया आ गई। उसका वृतांत सुनकर उसको एकांत में ले जाकर बीरबल ने समझाया, जिस समय जल्लाद तुम्हें सूली घर में ले जाकर तुमसे पूछे कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तब तुम कहना कि मेरी केवल यह इच्छा है कि मैं नगर के लोगों के सामने यह प्रकट करूं कि मेरा चेहरा देखने से तो लोगों को सिर्फ खाना ही नहीं, मनहूस देवीराम को फांसी लगाने के लिए ले जाता हुआ जल्लाद मिलता था। परंतु जो प्रातःकाल बादशाह अकबर का चेहरा देखेगा उसको फांसी होगी, कारण कि आज प्रातःकाल मैंने अकबर बादशाह का चेहरा देखा था, जिसका यह फल है कि अब मैं सूली पर चढ़ाया जा रहा हूँ। यह कहकर बीरबल चले गए और जल्लाद उसको फांसी वाले स्थान पर ले गए। वहां जाकर जल्लादों ने देवीदास से पूछा, तुम्हारी क्या इच्छा है? देवीदास ने बीरबल के कहे अनुसार उनको जवाब दिया, जिसको सुनकर वे अचंभित हो अकबर बादशाह के पास गए और देवीदास की अंतिम इच्छा उन्हें बताई। यह सुनकर अकबर बादशाह घबराए और जल्लादों से कहने लगे, उसे फांसी मत दो और मेरे पास ले आओ। बादशाह की आज्ञानुसार जल्लाद देवीदास को दरबार में लाए। उसे देखते ही अकबर बादशाह ने उसे इनाम दिया और यह कहकर विदा किया कि इस बात को किसी से मत कहना। बाद में यह मालूम होने पर कि देवीदास को यह बात बीरबल ने सुझाई थी, वह बीरबल से बहुत प्रभावित हुए। कहानी 4। एक बार शाही दरबार में खूब सजावट थी। फारस देश के कुछ मशहूर लोग भारत आए हुए थे। दरबार में उनके स्वागत की धूम थी, सभासद एकत्रित थे। अकबर बादशाह अभी उपस्थित न हुए थे। कुछ देर बाद फारस देश के मेहमान भी पधारे। अकबर बादशाह के मौजूद न होने से बीरबल ने उनकी तरफ से अतिथियों का स्वागत किया और उन्हें उचित स्थान पर बैठाया। अकबर बादशाह की सभी प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ समय बाद दरबार में एक व्यक्ति ने प्रवेश किया और दरबारियों को संबोधित करके बोला, आज अकबर बादशाह की मां जी इंतकाल फरमा गई हैं। इतना कहकर वह जहां से आया था वहां चला गया। कुछ देर बाद एक दूसरे व्यक्ति ने दरबार में प्रवेश करते हुए कहा, सभी लोगों को बधाई हो। आज अकबर बादशाह के घर में लड़का पैदा हुआ है। एक ही समय में दुख और खुशी के समाचारों के मिलने से दरबारियों में आपस में यह विचार होने लगा कि इस अवसर पर हंसना चाहिए या रोना। किसी से कोई निश्चय न हो सका। फारस के मेहमान भी कुछ निश्चय न कर सके कि क्या करना चाहिए। जब कुछ निश्चय न हो सका तब सब दरबारियों ने बीरबल से सलाह देने की प्रार्थना की। बीरबल बोले, आप सब लोग जैसे अकबर बादशाह करें वैसे ही करें, यानी उनके आने की प्रतीक्षा करें। यदि वह हंसते हुए सभा भवन में प्रवेश करें तो हंसना चाहिए। इसके विपरीत यदि रोते हुए दाखिल हों तो रोना चाहिए।
बीरबल की इस बात को सब दरबारियों ने एक राय से मान लिया। फारस से आए हुए व्यक्तियों ने भी बीरबल की बुद्धि की बड़ी प्रशंसा की। कहानी 5। अकबर बादशाह बीरबल को बहुत मानते थे, इसीलिए जो भी कार्य करते वह बीरबल की सलाह से ही करते थे। अकबर बादशाह के अन्य पुराने मंत्री इस बात से चिढ़ते थे, क्योंकि वे इसमें अपना अपमान समझते थे। एक दिन अकबर बादशाह जब दरबार में आए तो अन्य सभी दरबारी चुप बैठे रहे। बीरबल उस समय उपस्थित न थे। 2-4 बातें पूछकर अकबर बादशाह ने उन लोगों को बातों में उलझाने का प्रयत्न किया, किंतु वह असफल रहे। लाचार होकर अकबर बादशाह ने एकाएक इस चुप्पी का कारण पूछा। एक बूढ़े मंत्री ने नम्रतापूर्वक अर्ज किया, आलीज़ा, हम लोगों को एक बात का बड़ा दुख है। यदि हुजूर आज्ञा दे तो कह सुनाऊं। अकबर बादशाह ने सहर्ष कहने की इजाजत दे दी। तब बूढ़े मंत्री महोदय बोले, वर्षों से हम आपका नमक खा रहे हैं और हर वक्त ईमानदारी से कार्य करते हैं, लेकिन देखते यह है कि हुजूर हम लोगों की तनिक भी परवाह न करके कल के आए हुए एक छोकरे से ही सब राय लेते हैं। क्या इससे हम लोगों का अपमान नहीं होता? अकबर बादशाह बोले, आज बहुत अच्छा अवसर है। बीरबल अभी आए नहीं हैं। एक प्रश्न का उत्तर आप लोगों से जानना है। क्या आप लोगों में से कोई बताने में समर्थ हो सकेगा? यदि हाँ तो बताइए कि वनस्पति का बीज कहाँ है? सभी मंत्री कुछ देर के लिए विचारों में खोए हुए नजर आने लगे, किंतु जब किसी को उचित जवाब न सूझा तब अकबर बादशाह बोले, देख लीजिए, यही परीक्षा का अवसर है। जब एक व्यक्ति आप लोगों से ज्यादा होशियार है, तब हम उससे क्यों न राय लें? यदि आप लोगों में भी वैसी योग्यता होती तो हमें क्या गरज थी कि उससे कुछ पूछते? वार्ता चल ही रही थी कि बीरबल दरबार में हाजिर हुए। अकबर बादशाह ने वही सवाल बीरबल से भी किया। बीरबल ने एक नौकर को पानी लाने को कहा। जब पानी आ गया तो उन्होंने हाथ में पानी लेकर उसे जमीन पर छिड़क दिया और बोले, जहांपनाह, वनस्पति का बीज बस यही है। दरबार के सभी मंत्रीगण आश्चर्यचकित थे तथा उसका रहस्य कुछ लोगों के अतिरिक्त अन्य लोगों की समझ में नहीं आया था। फिर भी सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह देखते रहे। अकबर बादशाह ऐसा ताड़कर बीरबल को संबोधित करके बोले, इसका रहस्य साफ साफ समझा दो। बीरबल बोले, हुजूर, हर किस्म की वनस्पति का बीज जमीन पर ही है। उसे केवल जल की ही आवश्यकता है। जल पड़ते ही वह उगाती है। जहां जल पड़ गया वहीं वनस्पति का बीज है। यह सुनकर दरबारी बीरबल की बुद्धि की प्रशंसा करने लगे। फिर ऐसा प्रश्न कभी नहीं उठा। कहानी 6। किसी वजह से अकबर बादशाह ने रुष्ट होकर बीरबल को नगर छोड़कर चले जाने का हुक्म दिया। हुक्म पाकर बीरबल किसी दूर के गांव में भेष बदलकर रहने लगे। एक दिन अकबर बादशाह बीरबल के लिए बेचैन हो उठे, लेकिन किसी को उनका पता ठिकाना मालूम नहीं था। बीरबल स्वाभिमानी व्यक्ति थे, बिना अकबर बादशाह के बुलाए कैसे आते? उनका पता लगाने के लिए हर जगह हर कार्य दौड़ आए गए, लेकिन कुछ पता न लग सका। एक मौके पर अकबर बादशाह को एक उपाय सूझा। उन्होंने सारे राज्य में मुनादी करा दी कि जो कोई आधी धूप और आधी छाया में होकर मेरे सामने हाजिर होगा उसे 10,000 रुपये पुरस्कार में दिए जाएंगे। इस घोषणा को सुनकर सभी को लालच आया, लेकिन किसी को कोई उपाय न सूझा। इस मुनादी की खबर बीरबल को भी मिल गई। उन्होंने स्वयं हाथों से एक खाट बुनी जिसमें बीच बीच में जगह छोड़ी गई थी। वह खाट एक गरीब किसान को देकर उससे कहा, देखो, इस खाट को सिर पर रखकर अकबर बादशाह के सम्मुख जाना और उनसे कहना कि मुनादी के मुताबिक मैं आपके सामने आधी धूप और आधी छाया में आया हूँ, इसलिए पुरस्कार मुझे मिलना चाहिए। बीरबल के कथनानुसार उस किसान ने खाट को सिर पर रखा और अकबर बादशाह के महल में पहुंचा। अकबर बादशाह के सामने उपस्थित होकर बीरबल द्वारा बताए गए निवेदन को कह सुनाया। अकबर बादशाह फौरन ताड़ गए कि यह तरकीब किसान के दिमाग की उपज नहीं है और उससे बोले, सच सच बताओ, यह उपाय तुमको किसने बताया? किसान ने सारा हाल कह सुनाया। अकबर बादशाह उस गरीब किसान के सच बोलने पर तथा बीरबल का पता लग जाने से बहुत खुश हुए।
उन्होंने गरीब किसान को 10,000 रुपये इनाम में दिए और उसके साथ 2 गुप्तचर भेज दिए जो बीरबल को बहुत आदरपूर्वक नगर में वापस ले आए। कहानी 7। बादशाह अकबर और उनकी बेगम का अक्सर छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता था। एक दिन ऐसे ही दोनों आपस में झगड़ रहे थे तो बेगम बोली, आपको सबूत देना होगा कि मुझे वास्तव में प्रेम करते हैं आप। इसके लिए जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करिए। बीरबल को उसके ओहदे से हटाकर मेरे भाई शेरखान को रखें। बादशाह ने अपनी बेगम को समझाने की बहुतेरी कोशिश करी कि बीरबल को ऐसे ही अकारण नहीं हटाया जा सकता, लेकिन बेगम ने एक न सुनी। तब अकबर बोले, तुम खुद हो, बीरबल से बात कर लो। बादशाह की यह बात सुन बेगम के दिमाग में इत्म योजना जन्मी। बेगम खुश होते हुए बोली, मेरे पास एक तरीका है। कल हम दोनों यूं ही आपस में झगड़ने लगेंगे। तब आप बीरबल से कहेंगे कि यदि बेगम ने आपसे माफी नहीं मांगी तो उसे उसके पद से हटा दिया जाएगा। इस तरह आप पर कोई इल्जाम भी नहीं आएगा। अगले दिन योजना के अनुसार बादशाह और उनकी बेगम आपस में झगड़ पड़े। इससे नाराज होकर नकली गुस्से से भरे अकबर दूसरे महल में जाकर रहने लगे। बीरबल को भी इस झगड़े की खबर लगी। जब बीरबल बादशाह से मिलने गया तो वह बोले, बीरबल, बेगम को मुझसे माफी मांगनी ही होगी, वरना तुम्हें अपनी कुर्सी से हाथ धोना होगा। एक बारगी तो बीरबल यह समझ ही न पाया कि बेगम यदि माफी नहीं मांगती तो उसका क्या दोष है। बीरबल वहां से बाहर निकला और एक सैनिक को पास बुलाकर उसके कान में कुछ फुसफुसाया। फिर वह बेगम से बात करने जा पहुंचा। उसने ऐसा आभास दिया कि जैसे उनके झगड़े के बारे में कुछ जानता ही नहीं। कुछ देर बाद बीरबल की योजनानुसार वह सैनिक भीतर प्रविष्ट होता हुआ बोला, हुजूर, बादशाह सलामत का कहना है कि सब कुछ आपकी योजनानुसार ही चल रहा है। बादशाह इस समय बेहद बेचैन है और चाहते हैं कि आप तुरंत उसे लेकर उनके पास पहुंचें। सुनते ही बीरबल तुरंत जाने के लिए खड़ा हो गया। तब बेगम ने पूछा, बीरबल, माजरा क्या है? हमें भी तो कुछ पता चले। माफी चाहूंगा बेगम साहिबा, बीरबल बोला, लेकिन मैं उस व्यक्ति के बारे में आपको बता नहीं सकता, कहकर वह चला गया। अब तो बेगम बहुत ही बेचैन और परेशान हो गई। उनके मन में बुरे बुरे विचार आने लगे। उन्हें लगा कि जरूर कुछ गलत होने जा रहा है। उन्होंने सोचा, हो न हो जरूर वह कोई दूसरी औरत ही होगी। बादशाह शायद उससे शादी करने वाले हैं। या खुदा, अपने भाई को वजीर बनाने की चाहत तो मेरा ही घर बर्बाद करने पर तुली है। वह तुरंत बादशाह के पास पहुंची और घुटनों के बल बैठकर रोने लगी। बादशाह बोले, क्या बात है? तुम इस तरह रो क्यों रही हो? आंखों में आंसू भरकर बेगम बोली, मुझे माफ कर दें, मैं गलती पर थी, लेकिन दोबारा शादी न करें। बादशाह यह सुनकर हैरान रह गए। वह बोले, तुमसे किसने कहा कि मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूं? तब बेगम ने वह सब दोहरा दिया जो बीरबल ने कहा था। यह सुनकर अकबर जोर से ठहाका लगाकर हंसते हुए बोले, बीरबल ने तुम्हें बुद्ध बनाया है। चतुराई में उसे हराना असंभव है, यह तो अब तुम अच्छी तरह समझ ही गई होगी। हाँ, कहती हुई बेगम मुस्करा दी। कहानी 8। एक दिन बादशाह अकबर के मन में आई कि क्यों न बीरबल को ही बुद्ध बनाया जाए। अपनी योजना पर अमल करते हुए उन्होंने एक ऐसा पिंजरा बनवाया जो पहली नज़र में बाहर से देखने पर कहीं से पिंजरे जैसा नहीं दिखता था। फिर बादशाह ने एक कश्मीरी सेब उस पिंजरे में रखवा दिया था और वहीं पिंजरे के पास छिपकर बीरबल के आने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद बीरबल वहां आ पहुंचा। उसने सेब पड़ा देखा तो उसे उठाने को हाथ बढ़ाया। जैसे ही हाथ सेब से छुआ कि पिंजरा बंद ही गया और बीरबल का हाथ उसमें फंस गया। तभी पर्दे के पीछे छिपे अकबर सामने आते हुए बोले, अरे, यह तुम हो बीरबल? मेरे महल से बहुत सी छोटी छोटी चीजें चोरी हो रही थीं। चोर को पकड़ने के लिए ही मैंने यह जाल बिछाया था, लेकिन तुम कैसे फंस गए इसमें? तुम पर मुझे पूरा विश्वास है कि तुम चोर नहीं हो सकते, लेकिन आगे से ऐसा न करना। फिर बादशाह मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और बीरबल का हाथ पिंजरे से मुक्त करा दिया।
तब बीरबल बोला, हुजूर, मैंने यह बढ़िया कश्मीरी सेब यहाँ पड़ा देखा तो उसे उठाने को आगे बढ़ा। इसमें गलत कुछ भी नहीं, यह तो आदमी की फितरत है। सेब चुराने की मेरी कोई मंशा न थी। तब बादशाह ने बीरबल से कहा कि जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाए और उसे सफाई देने की भी कोई जरूरत नहीं। लेकिन बीरबल बेहद शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। यह वाकया उसके दिलो दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। बादशाह बीरबल की इस हालत का मजा लेने के लिए अक्सर बीरबल से पूछते रहते, कहो बीरबल, पिंजरे में रखा सेब कैसा था? बादशाह के इन व्यंग्य बाणों को सुनकर बीरबल का दिल और भी छलनी हो जाता। वह सोचता रहता कि इस हालत से छुटकारा कैसे पाया जाए। आखिरकार उसे एक उपाय सूझ ही गया। एक दिन बादशाह का मन हुआ कि शिकार के लिए जंगल में जाया जाए। यूं तो बीरबल भी अकबर के साथ जाता था, लेकिन उस दिन वह जानबूझकर गायब हो गया और बादशाह को अकेले ही जाना पड़ा। जंगल में शिकार की तलाश करते हुए अकबर काफी भीतर तक सुनसान में चले गए। इधर रात ढलने को थी, तभी उनके कानों में गरजती तेज आवाज सुनाई दी, रुको! कौन हो तुम? घोड़े से नीचे उतरो, जल्दी! बादशाह ने पीछे मुड़कर देखा कि आवाज देने वाला कौन है, तो उन्हें एक बड़े पेड़ के नीचे शरीर पर शेर की खाल लपेटे एक आदिवासी खड़ा दिखाई दिया। उसके हाथ में लाठी थी। बादशाह ने उससे बचकर निकलने का प्रयास किया और आगे बढ़ने लगे। तभी वह आदिवासी अपनी लाठी जमीन पर पटकता हुआ चिल्लाया, तुम अभी तक घोड़े पर सवार हो, उतरे क्यों नहीं? मैं इस जंगल का देवता हूँ, तुम्हें मेरी आज्ञा माननी ही होगी। अब बादशाह डर गए। घोड़े से उतरे और जंगल के देवता का अभिवादन किया। वह बोले, ओ जंगल के देवता, मैं यहाँ इस जंगल में शिकार खेलने आया था। यह जंगल मेरे राज्य की सीमा के भीतर है, लेकिन अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। कहकर वे जैसे ही जाने को तैयार हुए तो जंगल का वह देवता बोला, ठहरो, तुमने मेरे इलाके में मेरी इजाजत के बिना प्रवेश किया है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। बादशाह अब और भी डर गए। बोले, सुनो देवता, मुझे बख्श दो, यह सब अनजाने में हुआ है। यदि ऐसा हुआ है तो तुम्हें कड़ी सजा नहीं मिलेगी। दूर उस पेड़ को देख रहे हो न तुम? उस पेड़ तक दौड़ते हुए जाओ, साथ में यह बोलो, जंगल के राजा का हुक्म है। बादशाह ने वैसा ही किया जैसा करने को कहा गया था। इसके बाद वह वापस महल में लौट आए। उनकी समझ में अब तक यह नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। वे तो पहले भी कई बार शिकार खेलने उस जंगल में जा चुके थे। अगले दिन जब बीरबल रोज की तरह दरबार में आया तो बादशाह बोले, कहो बीरबल, सेब कैसा था? वैसा ही जैसा जंगल का देवता था, बीरबल ने तुरंत जवाब दिया। बादशाह हैरान रह गए कि बीरबल को कैसे पता चला कि बीती रात जंगल में उनके साथ क्या हुआ था। हैरानी भरे स्वर में बोले, अकबर, बीरबल, तुम्हें जंगल के देवता के बारे में कैसे पता चला? बीरबल बोला, हुजूर, मुझे रात को सपना आया था और उस सपने में ही मुझे जंगल के देवता के बारे में पता चला, जबकि वास्तविकता यह थी कि जंगल का देवता और कोई नहीं वेश बदले हुए बीरबल ही था। मजाक का बदला उसने मजाक करके ही लिया था। उसी दिन से बादशाह ने बीरबल का मजाक बनाना छोड़ दिया। कहानी 9। बीरबल सबसे अधिक चहेता था अकबर का, और इसी के चलते उससे जलने वालों की कमी नहीं थी दरबार में। ऐसे ही एक दिन बीरबल से ईर्ष्या रखने वाला एक दरबारी बोला, बंदा परवर, बीरबल के स्थान पर आपको संगीत सम्राट तानसेन को अपना प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। बादशाह बोले, ठीक है, मैं दोनों की परीक्षा लूंगा, उसमें जो खरा उतरेगा वही प्रधानमंत्री बनने के काबिल होगा। अगले दिन बादशाह ने एक एक सीलबंद लिफाफा बीरबल व तानसेन को देते हुए कहा, इसमें रूस के बादशाह के नाम मेरा पैगाम है, इसे लेकर जाओ और उनका जवाब लेकर वापस आओ। बीरबल और तानसेन दोनों रूस जा पहुंचे और वहां के बादशाह को अकबर का पैगाम दिया। उसमें लिखा था कि पैगाम लेकर आने वाले दोनों आदमियों को तुरंत मरवा दो। और रूस के बादशाह ने भी तुरंत हुक्म दाग दिया कि बीरबल व तानसेन के सिर कलम कर दिए जाएं।
हुक्म मिलते ही सैनिक दोनों को ले चले वधस्थल की ओर। तानसेन बेहद डर गया था। वह जोर जोर से रोता हुआ बीरबल से बोला, बीरबल, मुझे नहीं बनना है प्रधानमंत्री। मुझे तो बस यहाँ से सही सलामत वापस ले चलो। घबराया हुआ तो बीरबल भी था, लेकिन उसने अपने होश कायम रखे थे। वह तानसेन के कान में कुछ फुसफुसाया। बीरबल के शब्द सुनकर तानसेन को कुछ तसल्ली मिली। फिर कुछ ही देर बाद उन दोनों में इस बात को लेकर तीखी नाकझोंक होने लगी कि पहले किसका सिर कलम किया जाएगा। बीरबल जल्लाद से बोला, पहले मुझे मारो। तानसेन भी आगे बढ़कर बोला, नहीं, पहले मेरा सिर कलम करो। नहीं, पहले मेरा, बीरबल बोला। वहां मौजूद सभी लोग बीरबल व तानसेन की यह बहसबाजी देख हैरान हो गए। उन्होंने रूस के बादशाह को खबर भिजवाई। सुनकर रूस का बादशाह भी दांतों तले उंगली दबा बैठा और वहां जाकर बीरबल से बोला, मुझे बताओ कि तुम पहले क्यों मरना चाहते हो। बीरबल ने जवाब दिया, सुल्तान, इसके पीछे एक राज है जो हम बता नहीं सकते। आप वैसा ही कीजिए जैसी हमारे बादशाह की इच्छा है। अब रूसी सुल्तान की जिज्ञासा और बढ़ गई। वह बोला, नहीं, मैं तब तक तुम दोनों को नहीं मरने दूंगा जब तक मुझे यह पता नहीं चल जाता कि वह राज क्या है। तब बीरबल बोला, हुजूर, हमारे बादशाह चोरी छिपे आपका राजपाट हड़पना चाहते हैं, क्योंकि युद्ध में आपको हरा पाना आसान नहीं है। बादशाह अकबर के गुरु ने उन्हें बताया है कि यदि वे अपने देश के 2 निर्दोष आदमियों की हत्या तुम्हारे हाथों करवा देंगे तो दोष तुम्हारे पर आ जाएगा और हमारे बादशाह को बहाना मिल जाएगा आपके देश पर हमला करने का। उनके गुरु ने यह भी बताया कि हम में से जो पहले मारा जाएगा वह अगले जन्म में रूस का सुल्तान बनेगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि मुझे पहले मारा जाए। कहकर बीरबल चुप हो गया। बीरबल की यह बात सुनकर रूसी सुल्तान ने दोनों को मारने से इनकार करते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं तुम दोनों को मारकर दोषी नहीं कहलाना चाहता। और उसने उन दोनों को सुरक्षित हिंदुस्तान वापस भिजवा दिया। रूस से दोनों को सही सलामत लौटा देख बादशाह अकबर हैरान रह गए। तभी तानसेन बोला, जहांपना, बीरबल ही वजीरे आजम बनने के सर्वथा योग्य है। यदि बीरबल मेरे साथ न होता तो मैं आज आपके सामने जिंदा न खड़ा होता। यह सुन सभी ईर्ष्यालु दरबारियों के सिर शर्म से झुक गए। कहानी 10। दिल्ली में एक व्यापारी रहता था। वह स्वभाव से बेहद गुस्सैल था। उस पर मजा यह कि वह जो कुछ भी बोलता वह सच हो जाता था। एक दिन वह व्यापारी दोपहर का भोजन करने बैठा था। अभी उसने पहला कौर ही तोड़ा था कि खाने में बाल निकल आया। गुस्से में भरकर चिल्लाते हुए वह अपनी पत्नी से बोला, देखो, आगे से यदि मेरे खाने में फिर कभी बाल आया तो मैं तुम्हारा सिर मुड़वा दूंगा। समझ में आया? सुनकर व्यापारी की पत्नी भय से कांप उठी। अब वह पूरी सावधानी से खाना बनाती ताकि बाल न गिरने पाए। फिर भी न जाने कैसे एक दिन व्यापारी के खाने में बाल निकल ही आया। यह देख गुस्से से भरे व्यापारी ने अपने नौकर को आदेश दिया कि जाकर किसी नाई को पकड़ लाओ। नौकर चला गया। अब व्यापारी की पत्नी को आभास हुआ कि उस पर कैसी विपदा टूटने वाली है। उसने तुरंत स्वयं को एक कमरे में बंद कर लिया और भीतर से चिटखनी चढ़ा दी। फिर उसने किसी तरह से उसी शहर में रहने वाले अपने 4 भाइयों को संदेश भिजवा दिया। बहन का संदेश मिलते ही चारों भाई व्याकुल व चिंतित हो उठे। सहायता के लिए वे बीरबल के पास जा पहुंचे। बीरबल बोला, आप चारों अपना ऊपरी शरीर निर्वस्त्र रख, कंधे पर अंगोछा रखकर वहां पहुंचो। मैं भी वहीं पहुंचूंगा। चारों भाइयों ने वैसा ही किया जैसा बीरबल ने करने को कहा था। इसी बीच व्यापारी का नौकर नाई को पकड़ लाया था। अब व्यापारी उस दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगा जिसके पीछे उसकी पत्नी ने स्वयं को छिपा लिया था। तभी उसकी पत्नी के चारों भाई ऊपरी नंगे बदन, कंधे पर अंगोछा रखे वहां आ पहुंचे। व्यापारी उन्हें देखकर भौचक रह गया। तभी बीरबल भी वहां आ पहुंचा और बोला, चलो, अर्थी तैयार करें। यह सुनकर व्यापारी आगे बढ़ता हुआ बोला, यहां क्या हो रहा है? कौन मर गया है? उत्तर बीरबल ने दिया,
मरा तो कोई नहीं है। लेकिन हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार किसी भी स्त्री के बाल तभी उतारे जाते हैं जब उसके पति की मृत्यु हो जाती है। हमें जब पता चला कि तुमने अपनी पत्नी का सिर मुड़वाने को नाई बुलवाया है तो हमने बाकी तैयारियां भी पहले ही कर लीं। अब व्यापारी को अपनी भूल का आभास हुआ। वह बोला, आप लोगों ने मेरी आंखें खोल दी। मैं क्या अनर्थ करने जा रहा था। अब मैं ध्यान रखूंगा कि गुस्से में आकर ऐसा कोई निर्णय न लूं जो मेरे लिए हानिकारक हो। कहानी 11। दरबार की कार्यवाही चल रही थी। सभी दरबारी एक ऐसे प्रश्न पर विचार कर रहे थे जो राजकाज चलाने की दृष्टि से बेहद अहम था। सभी एक एक कर अपनी राय दे रहे थे। बादशाह दरबार में बैठे यह महसूस कर रहे थे कि सबकी राय अलग है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि सभी एक जैसा क्यों नहीं सोचते। तब अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि लोगों की राय आपस में मिलती क्यों नहीं? सब अलग अलग क्यों सोचते हैं? हमेशा ऐसा नहीं होता, बादशाह सलामत। बीरबल बोला, कुछ समस्याएं ऐसी होती है जिन पर सभी के विचार समान होते हैं। इसके बाद कुछ और काम निपटाकर दरबार की कार्यवाही समाप्त हो गई। सभी अपने अपने घरों को लौट चले। उसी शाम जब बीरबल और अकबर बाग में टहल रहे थे तो बादशाह ने फिर वही राग छेड़ दिया और बीरबल से बहस करने लगे। तब बीरबल बाग के ही एक कोने की ओर उंगली से संकेत करता हुआ बोला, वहां उस पेड़ के निकट एक कुआं है। वहां चलिए, मैं कोशिश करता हूं कि आपको समझा सकूं कि जब कोई समस्या जनता से जुड़ी हो तो सभी एक जैसा ही सोचते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर लोगों के विचार एक जैसे होते हैं। अकबर ने कुछ देर कुएं की ओर घूरा, फिर बोले, लेकिन मैं कुछ समझा नहीं, तुम्हारे समझाने का ढंग कुछ अजीब सा है। बादशाह जबकि जानते थे कि बीरबल अपनी बात सिद्ध करने के लिए ऐसे ही प्रयोग करता रहता है। सब समझ जाएंगे हुजूर। बीरबल बोला, आप शाही फरमान जारी कराएं कि नगर के हर घर से एक लोटा दूध लाकर बाग में स्थित इस कुएं में डाला जाए। दिन पूर्णमासी का होगा। हमारा नगर बहुत बड़ा है, यदि हर घर से एक लोटा दूध इस कुएं में पड़ेगा तो यह दूध से भर जाएगा। बीरबल की यह बात सुन अकबर ठहाका लगाकर हंस पड़े। फिर भी उन्होंने बीरबल के कहेनुसार फरमान जारी कर दिया। शहर भर में मुनादी करवा दी गई कि आने वाली पूर्णमासी के दिन हर घर से एक लोटा दूध लाकर शाही बाग के कुएं में डाला जाए। जो ऐसा नहीं करेगा उसे सजा मिलेगी। पूर्णमासी के दिन बाग के बाहर लोगों की कतार लग गई। इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा था कि हर घर से कोई न कोई वहां जरूर आए। सभी के हाथों में भरे हुए पात्र, बर्तन दिखाई दे रहे थे। बादशाह अकबर और बीरबल दूर बैठे यह सब देख रहे थे और एक दूसरे को देख मुस्करा रहे थे। सांझ ढलने से पहले कुएं में दूध डालने का काम पूरा हो गया। हर घर से दूध लाकर कुएं में डाला गया था। जब सभी वहां से चले गए तो अकबर व बीरबल ने कुएं के निकट जाकर अंदर झाँका। कुआं मुंडेर तक भरा हुआ था। लेकिन यह देख अकबर को बेहद हैरानी हुई कि कुएं में दूध नहीं, पानी भरा हुआ था। दूध का तो कहीं नामो निशान तक न था। हैरानी भरी निगाहों से अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए पूछा, ऐसा क्यों हुआ? शाही फरमान तो कुएं में दूध डालने का जारी हुआ था, यह पानी कहाँ से आया? लोगों ने दूध क्यों नहीं डाला? बीरबल एक जोरदार ठहाका लगाता हुआ बोला, यही तो मैं सिद्ध करना चाहता था हुजूर। मैंने कहा था आपसे कि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिस पर लोग एक जैसा सोचते हैं, और यह भी एक ऐसा ही मौका था। लोग कीमती दूध बर्बाद करने को तैयार न थे। वे जानते थे कि कुएं में दूध डालना व्यर्थ है, इससे उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं था। इसलिए यह सोचकर कि किसी को क्या पता चलेगा, सभी पानी से भरे बर्तन ले आए और कुएं में उड़ेल दिए। नतीजा, दूध के बजाय पानी से भर गया कुआं। बीरबल की यह चतुराई देख अकबर ने उसकी पीठ थपथपाई। बीरबल ने सिद्ध कर दिखाया था कि कभी कभी लोग एक जैसा भी सोचते हैं। कहानी 11। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे कुछ जरूरी कामकाज निपटा रहे थे कि तभी एक सेवक ने आकर रानी का यह संदेश उन्हें दिया कि वह तुरंत उनसे मिलना चाहती हैं। बादशाह दरबार की कार्यवाही बीच में छोड़कर उठना तो नहीं चाहते थे,
लेकिन कहीं बेगम की नाराजगी न झेलनी पड़ जाए, यह सोचकर उन्होंने जाने में ही अपनी भलाई समझी। जब अकबर दरबार छोड़कर जाने लगे तो सभी ने उनके सामने सिर झुकाया। बीरबल ने भी ऐसा ही किया, लेकिन तब उसके होठों पर अजीब सी मुस्कुराहट थी, जो बादशाह की नजरों से छिपी न रह सकी। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। गुस्से में आकर उन्होंने उसी समय बीरबल को देश निकाले की सजा सुना दी, और यह भी कहा कि यदि उनकी जमीन पर पैर भी रखा तो उसे सजाए मौत दी जाएगी। बीरबल ने बादशाह के हुक्म का पालन करते हुए देश छोड़ दिया। बीरबल को गए काफी समय हो गया था और इधर बादशाह का गुस्सा भी शांत हो चला था। अब उन्हें बीरबल की कमी खलने लगी थी। बीरबल को खोजने के लिए उन्होंने देश के हर कोने में सैनिक दौड़ा दिए। एक दिन बादशाह अकबर अपने महल के परकोटे पर खड़े थे। तभी उन्हें एक घोड़ा गाड़ी महल की ओर आती दिखाई दी। ध्यान से देखने पर पता चला कि उस गाड़ी में बीरबल बैठा है। बीरबल को देख पहले तो अकबर प्रसन्न हुए, फिर अचानक ही उन्हें गुस्सा आ गया। उन्हें लगा कि बीरबल ने उनके आदेश का उल्लंघन किया है। गाड़ी के पास जाकर गुस्से भरे स्वर में बोले, बीरबल, अनुमति के बिना तुमने हमारी मिट्टी पर कदम रखने की जुर्रत कैसे की? गुस्ताखी माफ करें हुजूर, बीरबल बोला, जिस दिन मुझे आपने देश निकाला दिया था, मैं उसी दिन नेपाल चला गया था। मेरी इस गाड़ी के फर्श पर नेपाल की मिट्टी बिछी है और इसी पर रखे हैं मेरे पैर। आपके हुक्म के बिना आपकी मिट्टी पर भला मैं कैसे कदम रख सकता हूँ? मैं इस गाड़ी से कभी नीचे नहीं उतरता, पैर नहीं रखता जमीन पर। बीरबल का यह चतुराई भरा उत्तर सुन बादशाह मुस्करा दिए और उसे अगले दिन से दरबार में हाजिर रहने को कहा।